हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, आई थिंक सब आ चुके हैं। क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके। हेलो। यस। ओके, देन क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आपको डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं CR66 की। स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो। रिप्लाई कीजिए, स्क्रीन शेयर हो रही है। यस यस सर। सर। ओके, देन जो कल टॉपिक हुआ था वो आपका ये प्रीवियस टॉपिक, द होल्डर ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस में एक्सरसाइज सर्टिफिकेशन प्रिविलेज अनलेस, इसके बारे में बात हो चुकी थी। नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वह है बेसिक। आपको क्लियर आवाज़ आ रही है? सर द स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, थोड़ा सा मैं लाउड करता आवाज आ हूँ। रही है सर, स्क्रीन पे ओके। दिख रहा है। ओके, देन मैं थोड़ा धीरे बोल रहा था, इसकी वजह से थोड़ी आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी। ओके, देन स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक थी बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट्स लाइसेंसिंग के लिए। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे बताई गई, जो बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे दी गई है। एन एप्लीकेंट फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस और एडिशन और सब कैटेगरी और सब कैटेगरी ऑन एन इंजीनियर लाइसेंस shall demonstrate examination a level examination appropriate subject modules accordance with the appendix to this CAR। इस लाइन में ये कहा गया है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो लाइसेंस जिस कैटेगरी में या फिर जिस सब कैटेगरी में आप चाहते हैं, उसके लिए आपको उस सब कैटेगरी या फिर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मॉडल के एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे, जो अपेंडिक्स 1 में इस CAR में दी गई है। ओके, द बेसिक नॉलेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम CEO कहते हैं। जो भी बेसिक नॉलेज है वो नॉलेज एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होती है CEO से बाय DGCA। ओके, फर्स्ट लाइन इतना कहता है कि आपको जिस कैटेगरी या सब कैटेगरी में लाइसेंस चाहिए, उस कैटेगरी या सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको लेवल नॉलेज स्टडी करनी पड़ेगी और मॉडल्स को देना पड़ेगा। अपेंडिक्स 1 में वो सारे मॉडल्स को आपको समझाया गया है, रिटन अपेंडिक्स 1 में। आपने देखा होगा एक चार्ट होगा जिस पे सारे सब कैटेगरी के लिए कौन कौन से मॉडल रिक्वायरमेंट है वो दी गई है, वो बताया गया है। और ये बता रहा है कि जो बेसिक मॉडल एग्जामिनेशन है ये कंडक्टेड बाय CEO, सेंट्रल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ DCA, CEO ने कंडक्ट करती है, बाय DGCA के थ्रू कंडक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट जो आपकी टॉपिक है पॉइंट बी, द ट्रेनिंग कोर्स इन एग्जामिनेशन शैल बी पास्ड विद इन 10 ईयर प्रायर टू द एप्लीकेंट फॉर एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस और एडिशन ऑफ अ कैटेगरी और सब कैटेगरी सच एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस। कह रहा है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए या फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो उसके विद इन 10 ईयर कह रहे हैं कि विद इन 10 ईयर आपके सारे बेसिक नॉलेज
नॉलेज एग्जामिनेशन है, जो मॉडल्स है वो क्लियर हो जाना चाहिए। या फिर अगर आप एडिशन कर रहे हैं कैटेगरी या सब कैटेगरी का, जैसे हम एक्सटेंशन ऑफ लाइसेंस कहते हैं, तब भी आपको विद इन 10 ईयर उसके जो भी पेपर्स हैं वो आपको कंप्लीट होने चाहिए। शुड नॉट बी डन इन केस एग्जामिनेशन क्रेडिट में बिहेवियर बी ऑब्टेन इन अकॉर्डेंस विद द पॉइंट सी। और अगर आप डन नहीं कर पाते हैं विद इन 10 ईयर्स में अपने मॉड्यूल एग्जामिनेशन, तो कह रहा है तो आप पॉइंट सी को चेक कीजिए। देखिए पॉइंट सी में क्या कह रहा है, द एप्लीकेंट मे अप्लाई टू द DGCA फॉर फुल और पार्शियल क्रेडिट टू द बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट फॉर। कह रहा है कि अगर आप नहीं कर पाते हैं 10 ईयर्स में, तो आपको एप्लीकेंट जो है उसको फुल या पार्शियल एग्जामिनेशन के लिए फिर से DGCA को अप्लाई करना पड़ेगा, एक फ्रेशर की तरह या फिर एक पार्शियल एग्जामिनेशन की तरह। पार्शियल एग्जामिनर कौन अप्लाई करेगा, जो सब कैटेगरी में चाहता है लाइसेंस। मान लीजिए आप B1.1 से B1.3 में जाना चाहते हैं, तो उस सब कैटेगरी के लिए आपके कुछ एग्ज़ाम को ही देना पड़ेगा ना। जैसे कि कहते हैं कि B1.3 है उसमें 10 मॉड्यूल है, B1.1 में 11 मॉड्यूल है, और B1.3 से B1.1 में एक्सटेंशन चाहिए अगर आपको, तो आपको 2 मॉड्यूल आपको देने होते हैं। आई एम राइट? हेलो, यस सर, फिर से बोलिए क्वेश्चन। ओके, आपको एक्सटेंशन समझ में आई? मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा तो आप सबको वो जो सबको सब कैटेगरी में लेना है। देखिए हम बताते हैं एक्सटेंशन क्या होती है। आपको पता होगा कि हम लोग लाइसेंस चेंज कर सकते हैं। हम चाहते हैं अगर B1.1 से B2 में जाना तो हम B2 में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है जिसे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, हाँ, तो हमें कुछ बेसिक एग्जामिनेशन देने होंगे जो हमारे मॉड्यूल में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम B2 के हैं, तो B2 में अगर B1 में हमें जाना है, B1.1 की रेटिंग में हमें चाहिए, तो क्या हुआ यहाँ पे पूरी कैटेगरी चेंज हो रही है। यहाँ सब कैटेगरी नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरी कैटेगरी चेंज हो रही है। तो अब उस कैटेगरी के लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट होगा उसे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हम B1.1 से B1.3 में आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे सब कैटेगरी में हम जा रहे हैं, पूरी कैटेगरी नहीं चेंज हो रही है, सब कैटेगरी में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 1 या 2 मॉड्यूल जो भी अगर हमारे में इंक्लूड नहीं होंगे, उन्हें बस ही हमें क्लियर करना होगा विद इन 10 ईयर्स। तो वही ये बोल रहा है कि अगर आप पहले तो ये बोल रहा है कि ये B वाले पॉइंट में कि अगर आप 10 ईयर्स में पूरे लाइसेंस कवर नहीं कर पाते हैं मॉड्यूल एग्जामिनेशन, तो पॉइंट सी को प्रेफर कीजिए। और पॉइंट सी ये कह रहा है कि आपको फिर आफ्टर 10 ईयर बाद फुल एग्ज़ाम के लिए पूरा बेसिक मॉड्यूल एग्ज़ाम देना होगा। या फिर अगर आप सब कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे थे, जैसे मान लीजिए B1.1 से आप B1.3 में जा रहे हैं, या फिर कैटेगरी किसी कैटेगरी में एक्सटेंड करना चाहते हैं, B1.1 से B2 में जाना चाहते हैं, तो आपको बस कुछ ही मॉड्यूल के एग्ज़ाम देने होंगे, पूरा नहीं देना होगा B2 की, कुछ ही मॉड्यूल के एग्ज़ाम देने होंगे जो आपने नहीं दिए हैं, जो B2 के हैं। तो उनको देने के लिए तो वो पार्शियल हो गया क्योंकि कुछ ही देना है, तो भी आपको पूरा आपको एग्जामिनेशन अगेन देना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर B1.1 से B2 में जाने के लिए अगर आपको 2 मॉड्यूल के एग्जामिनेशन देने हैं या फिर 1 एग्जामिनेशन अगर देने हैं, तो और अगर आप वो 10 ईयर्स के अंदर नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, या फिर जैसे कि हमने ये बोला कि B1.3 से B1.1 में जाने के लिए आपको 2 मॉड्यूल के एग्ज़ाम देने होते हैं, तो मान लीजिए आपने 1 कवर कर लिया और 10 ईयर्स के अंदर और 1 नहीं कवर कर पाए, तो आपको फिर अगेन दोनों एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ओके, और फ्रेशर की बात ये कर रहा है कि अगर आप सिंपल सा फ्रेशर है, कोई चेंजेस कोई एक्सटेंशन नहीं चाहते हैं, बस आपको लाइसेंसिंग चाहिए, जैसे कि आपके पास लाइसेंस है नहीं और आपने 10 ईयर्स के अंदर आपने पूरे मॉड्यूल नहीं निकाल पाए हैं और आप चाहते हैं कि हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, तो आपको अगेन पूरा मॉड्यूल के एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना होगा। ओके, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। या इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने मॉड्यूल को कवर कीजिए और विद इन 10 ईयर्स में आप लोग को पूरे मॉड्यूल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर 10 ईयर्स में आपके मॉड्यूल क्लियर नहीं होते हैं तो आपकी लाइसेंसिंग नहीं होगी, आपको फिर से बेसिक एग्जामिनेशन पूरा देना पड़ेगा। वैसे इतना टाइम नहीं लगता है, सारे बच्चे तो स्टडी टाइम में ही क्लियर कर लेते हैं। मैक्सिमम मॉड्यूल 8-9 तक मॉड्यूल स्टूडेंट क्लियर कर लेते हैं स्टडी टाइम में।
सो अब पॉइंट सी में पॉइंट 1 जो कह रहा है, बेसिक नॉलेज एग्जामिनेशन देन डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब इन पॉइंट बी, और एनी अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन कंसिडर बाय डीसी टू बी इक्विवेलेंट टू नॉलेज स्टैंडर्ड ऑफ दिस सीएआर क्रेडिट शैल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डिंग विद द एपीएम चैप्टर 17। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा ये क्या कह रहा है, वैसे ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। ओके, जो आपका डी है वो वही लाइन कह रहा है कि क्रेडिट एक्सपायर आफ्टर 10 ईयर्स वर ग्रांटेड टू एप्लीकेंट बाय द डीजीसीए। वही हमने कहा कि यही जो आपको क्रेडिट मिली है 10 ईयर्स की, कि विद इन 10 ईयर्स में आपको मॉड्यूल क्लियर करने हैं, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो आपकी क्रेडिट एक्सपायर हो जाती है, मतलब कि आपका वो सारे जो एग्जामिनेशन दिए होते हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं डीजीसीए की तरफ से, और आपको फिर से न्यू क्रेडिट के लिए अप्लाई करना होता है। तो देखिए लिख रहा है द एप्लीकेंट में अप्लाई फॉर न्यू क्रेडिट आफ्टर एक्सपायरेशन। जब आपकी क्रेडिट एक्सपायर हो जाती है तो फिर से आपको न्यू फ्रेश पूरे मॉड्यूल की बेसिक एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके, बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट 66.A.30 बेसिक एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, इसमें ये बताया है कि आपको कैटेगरी या सब कैटेगरी में लाइसेंस लेने के लिए, किसी भी कैटेगरी या सब कैटेगरी में आपको कितने ईयर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फील्ड में। तो पॉइंट ए में देखिए कह रहा है, पॉइंट ए का फर्स्ट है फॉर कैटेगरी ए सब कैटेगरी B1.2 एंड सब कैटेगरी B1.4 एंड जो कैटेगरी B3 है, इन चारों कैटेगरी के लिए, कैटेगरी सब कैटेगरी के लिए 3 इयर्स प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। 3 साल का आपका फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट पे। ओके, जो फील्ड में है। ओके, तो ये हुआ कि अगर आपको कैटेगरी ए में सब कैटेगरी B1.2, सब कैटेगरी B1.4 एंड कैटेगरी B3 में अगर आपको लाइसेंसिंग चाहिए तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके फील्ड में 3 इयर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए ऑन एयरक्राफ्ट। ओके, आपको ये बात समझ में आ रही है? इज टू अंडरस्टैंड? इट्स नॉट वेरी टफ। यस सर। ओके, एंड पॉइंट 2 ये कहता है कि फॉर कैटेगरी B2 एंड सब कैटेगरीज B1.1 एंड सब कैटेगरी B1.3 5 years ऑफ प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। अगर आप B2 के हैं, B1.1 के हैं एंड B1.3 के हैं तो आपको कितने ईयर्स की प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए? 5 years की। अब आप सोचेंगे कि आप लोगों को पता होगा कि जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करके जाएंगे तो आपको केवल आफ्टर 3 years बाद आपको लाइसेंसिंग हो सकती है। आपको पता है ये बात? और अगर आपके पास लाइसेंस है, अगर आपके पास पूरे अप्रोप्रिएट मॉड्यूल हैं एंड आपके, मैंने ये बोला कि आपको पता होगा या फिर आपको बताया गया होगा कि आफ्टर 3 years अगर आप, जैसे आप ये कंप्लीट 147 से कंप्लीट करके जाते हैं फील्ड में, तो आफ्टर 3 years आपके लाइसेंसिंग आपको हो जाएगा, या फिर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, हो सकता है अगर एयरलाइंस चाहे तो आपको लाइसेंसिंग करवा सकती है। अगर आप उसको, आप पे बिलीव है कि आप अच्छे कैंडिडेट है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आपको वो टाइप रेटिंग करा सकती है, और जैसे टाइप रेटिंग कराएगी तो आपकी लाइसेंसिंग हो सकती है, आप DCA के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो 5 years लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं? हेलो, यस सर। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्यों मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि जब 147 आया, ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये CR6 सीरीज पार्ट 8 स्टूडेंट के लिए थी। ओके, अब जैसे ही 147 आया, 147 बेसिक, तो उसने कहा कि जो 2 साल स्टूडेंट यहाँ पे AME स्टूडेंट में दे रहे हैं तो वहाँ पे उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो रही है। आपको पता होगा, आपको OJT नहीं लेने की ज़रूरत है। ओके, जो हाँ, आपको CFR मिल जाता है तुरंत, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विद इन 2 years में ही कंप्लीट करवा देते हैं इंस्टीट्यूट वाले। तो इसलिए 147 के लिए उन लोगों ने कहा, ये CAR ने बोला कि अगर आप 147 स्टूडेंट के हैं तो आपके जो 2 years जो आप इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं वो भी एक प्रैक्टिकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस के रूप में लिया जाएगा। ओके, तो आप 5 years में से अगर आप 2 years
माइनस करते हैं तो कितना ईयर्स हुआ, 3 ईयर्स। तो आपको केवल 3 साल की ज़रूरत है फील्ड में। 3 साल अगर आप एक्सपीरियंस है फील्ड में तो आप टाइप रेटिंग के लिए जा सकते हैं। ओके, आपको समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके। आप लोग रिप्लाई कीजिए, कोई रिप्लाई नहीं करता है फिर हमें वेट करना पड़ जाता है। हम आपको बोलते हैं कि आप लोग रिप्लाई कीजिए करिए। ओके, इट्स गुड फॉर बेटर कम्युनिकेशन, वो रिदम बनी होती है। ओके, देखिए आप कैटेगरी जो थर्ड है ना, द कैटेगरी सी विद रिस्पेक्ट टू लार्ज एयरक्राफ्ट, जब कैटेगरी सी में हमें लाइसेंसिंग होती है तो ये एक लार्ज एयरक्राफ्ट के लिए है। और हमने बताया था कि कैटेगरी सी की लाइसेंस जिनके पास होती है वो बेस में सर्टिफिकेशन प्रिविलेज उनके पास होता है। हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जिनके पास कैटेगरी सी की लाइसेंस होती है वो बेस में, जब बेस में काम कर रहे होते हैं तो वो बेस में सर्टिफिकेशन वही करते हैं। अगर आपके पास B1 B2 में लाइसेंस हो तो आप बेस में सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कैटेगरी सी में लाइसेंस हो तभी आप बेस में सर्टिफिकेशन करेंगे, या फिर आपको सर्टिफिकेशन की प्रिविलेज दी जाएगी बेस की। ओके, आप लोग लाइन बेस समझते हैं? तो थोड़ा बहुत। ओके, वो 1455 में हम आपको बता देंगे। लाइन में ये होता है छोटे मोटे रिपेयर्स, नॉट वेरी सीजूल्ड, जो कि बेस में होता है ना, वो मेजर डिफेक्ट्स हो, सीजूल मेंटेनेंस कुछ होते हैं जो बड़े बड़े जो क्रिटिकल हो एक तरह से, वो बेस में होते हैं। जैसे कि कोई डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन हो, एक तरह से इस तरह के काम जो बेस में होते हैं। और जो लाइन मेंटेनेंस होते हैं छोटे मोटे काम लाइन मेंटेनेंस में हो जाते हैं। बट आप ये मत समझिएगा कि प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन लाइन मेंटेनेंस में नहीं आता है। ओके, वो एक शेड्यूल चेकअप है एक तरह से, वो लाइन मेंटेनेंस में नहीं आता है। 1445 जब हम 145 हाँ जब आपको 145 हम पढ़ाएंगे तो आपको हम बहुत अच्छे से इन सारे मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट्स को समझाएंगे। अभी आप समझ लीजिए कि आपकी लाइसेंसिंग और एक्सटेंशन क्या है, आपको ये अच्छे से आना चाहिए। इसलिए मैंने पहले CR66 स्टार्ट किया है ताकि आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड हो जाए फील्ड की। ओके, तो ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये टाइप सी के लिए है। यहाँ पे जो दिया है ये कैटेगरी सी में लाइसेंसिंग के लिए है। तो पॉइंट 1 ये कहता है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस एक्सरसाइजिंग कैटेगरी B1.1 और B1.2 B1.3 और B2। कह रहा है कि अगर आप कैटेगरी सी में लाइसेंसिंग चाहते हैं तो एज ए कैटेगरी B1.1, B1.3 और B1.2, अगर आपके पास B1.1 में, B1.3 में, B2 में, इन तीनों कैटेगरी में अगर आपके पास लाइसेंस है और आपके लाइसेंस के साथ 3 साल एक्सपीरियंस है, मतलब आपके पास लाइसेंस है और लाइसेंस लेने के बावजूद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइसेंस के साथ, देन आप एलिजिबल हो कैटेगरी सी के लिए। ओके ओके, या फिर एक और कह रहा है कि 145 और एज अ 145 B1.1, B1.3 और B2 सपोर्ट स्टाफ फॉर अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। सेम वही बात इसमें भी कह रहा है, नथिंग एल्स। ओके, कह रहा है कि अगर 145 ऑर्गेनाइजेशन में B1.1 एंड B1.3 या फिर B2 की सपोर्ट स्टाफ की तरह भी काम किए हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। ओके, या फिर दोनों आप प्रिविलेज फॉलो कर रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट जो है पॉइंट सेकंड है 5 ईयर एक्सपीरियंस एक्सरसाइजिंग कैटेगरी B1.2 और B1.4 प्रिविलेज ऑन लार्ज एयरक्राफ्ट और CR 145 B1.2 और B1.4 सपोर्ट स्टाफ और एज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। कह रहा है कि अगर आप B1.2 कैटेगरी के हैं, लाइसेंस आपके पास है, और B1.4 कैटेगरी के लाइसेंस है आपके पास, प्रिविलेज है बड़े एरोप्लेन पे, तब आपको 5 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन कैटेगरी के साथ, तभी आपको कैटेगरी सी में लाइसेंसिंग होगी। या फिर आप सपोर्ट स्टाफ की तरह इन लाइसेंस कैटेगरी के साथ आप CR 145 में काम किए हों। ओके, आपको इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके, ये आपके लिए बहुत मस्ट है क्योंकि आपको लाइसेंसिंग करनी है आगे चल के, तो आपको ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी AME इंस्टीट्यूट है, जितने भी AME स्टूडेंट हैं उनके पास उनके अपडेट CR होने चाहिए
उसके नॉलेज होने चाहिए कि व्हाट इज़ चेंजेस इन CR, क्या चेंज हो रहा है, क्या अमेंडमेंट्स आ रही है। और आपके लिए सबसे मस्ट होता है CR 145 एंड CRM, और CR 66 तो आपकी लाइसेंसिंग है, ये आपके लिए बेसिक है, ये तो आपके एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए। और CR 145 वेरी नेसेसरी फॉर यू बिकॉज इट्स अ मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। ओके, Yes, sir. CR 145 में आप AMO के बारे में स्टडी करेंगे, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, और वो सबसे बड़ा मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, CRM से भी बड़ा। सो लार्ज एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस CR 145 में होती है, तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होगी। जब हम बात आगे पढ़ाएंगे आपको सारी चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है 4 पॉइंट है, जो कह रहा है फॉर कैटेगरी C विद रिस्पेक्ट टू नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट। कैटेगरी C में अगर आपको लाइसेंस चाहिए, लेकिन बड़े एरोप्लेन पे नहीं, छोटे एरोप्लेन पे। ये बड़े एरोप्लेन के लिए रिक्वायरमेंट थी, ये जो दो हम बताए हैं। कैटेगरी C में आपको लार्ज एयरप्लेन के लिए रिक्वायरमेंट थी। अगर आपको छोटे एयरप्लेन के लिए रिक्वायरमेंट आपको चाहिए लाइसेंसिंग कैटेगरी C में, तो ये कह रहा है 3 ईयर एक्सपीरियंस कैटेगरी B1 और B2 प्रिविलेज ऑन नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट, और 145 में B1 और B2 सपोर्ट स्टाफ और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। कह रहा है कि अगर कैटेगरी C में आप नॉन लार्ज एयरक्राफ्ट मतलब छोटे एरोप्लेन पे अगर आपको लाइसेंसिंग चाहिए कैटेगरी C में, तो आपके पास B1 एज अ B1 और B2 के लाइसेंस होना चाहिए विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, या फिर आप 145 ऑर्गेनाइजेशन में B1 या फिर B2 के रूप में सपोर्ट स्टाफ की तरह काम किए हों, या फिर आपके पास ये दोनों प्रिविलेज हैं, आपके पास ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करते हैं, फिर भी आप एलिजिबल हैं। ओके Yes, sir. ओके, देन एक मस्ट इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है नीचे, जो B है वो मैं आपको समझाता हूँ, जो एक्सटेंशन पे है। An applicant for an extension to an aircraft maintenance license shall have a minimum civil aircraft maintenance exercise requirement appropriate to the additional category or subcategory for applied for as defined in Appendix 4 to this CIR। ये कह रहा है कि अगर किसी भी एप्लीकेंट को एक्सटेंशन करना है लाइसेंस, जो मैं आपको बता रहा था कि आप लाइसेंस को एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब कि आप एक कैटेगरी से दूसरे कैटेगरी में भी जा सकते हैं और एक सब कैटेगरी से दूसरे सब कैटेगरी में भी एक्सटेंड कर सकते हैं अपने लाइसेंस को। तो उसकी रिक्वायरमेंट और उसकी जो प्रोफार्मा है वो कैसे होता है, वो जो रिक्वायरमेंट है ये अपेंडिक्स ऑफ दिस CIR अपेंडिक्स 4 में ये दिखाया बताया जो मतलब कि वो दिया है। मैं आपको अपेंडिक्स 4 में ले चलता हूँ। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे है अपेंडिक्स 4। आई थिंक ये जल्दी मिल जाए, ढूंढना पड़ेगा। अपेंडिक्स 2 हुआ, अपेंडिक्स 3 एंड अपेंडिक्स आई थिंक ये नेक्स्ट होना चाहिए। या ये है आपका अपेंडिक्स, नहीं ये भी नहीं है। कहाँ मिला, नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा, बाकी वैसे आपको उतना वो समझ में नहीं आएगा, आपको उसको डिटेल में लेके बैठ के पढ़ना पड़ता है। वो एक चार्ट है, देखिए ये आपका अपेंडिक्स 4 है। ओके, सबको दिख रहा है ना? हेलो, Yes, sir. ओके, तो देखिए इस पे लिखा है अपेंडिक्स 4 एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटेंडिंग अ CR 66 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लाइसेंस। मतलब इसमें वही रिक्वायरमेंट दिए गए हैं जब आप किस चीज़ के रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, एक्सटेंडिंग ऑफ लाइसेंस। ओके, मैंने आपको बताया कि अगर आपको लाइसेंस को एक्सटेंड करना है दूसरे कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी में, तो आपके रिक्वायरमेंट्स अपेंडिक्स 4 में दिए गए हैं। और ये देखिए टेबल शो कर रहा है, ये सारे रिक्वायरमेंट्स में बताए हैं। 6 मंथ 1 ईयर्स आपको कई जगह दिख रहे होंगे। तो यही रिक्वायरमेंट अगर आपको किसी सब कैटेगरी में चेंजेस करनी है। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टेबल में लिखा है द टेबल
will also the experience requirement for adding new category or subcategory to an extending CAR66 license. The experience must be practical maintenance experience on operating aircraft in category to relevant to the application. इसमें कह रहा है कि इस जो प्रोफार्मा है जो कि चार्ट जो टेबल दी गई है इसमें वो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट दिया गया है जिस भी आप कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी में चेंजेस चाहते हैं. ओके और आपका ये ट्रेनिंग एक ये जो आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एक प्रैक्टिकल मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट. ओके और रिलेवेंट सब कैटेगरी में जिस कैटेगरी में आप चाहते हैं उस कैटेगरी में आपको पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, देन आप कुछ एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे. नेक्स्ट जो लाइन है ये वाली पैरा ये कह रही है द एक्सपीरियंस टू बी साइंड बाय द पोस्ट होल्डर ओनली एंड दिस प्रोसीजर इज टू बी रिफ्लेक्टेड इन MOE. Next, the experience requirement will be reduced by 50% if the applicant has completed an approved 147 course relevant to the subcategory. कह रहा है जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है वो 50% रिड्यूस कर दी जाती है अगर वो स्टूडेंट 147 से कैटेगरी से है. ओके ये जो सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो दिए हैं उसमें कि ये कह रहा है कि रिक्वायरमेंट विल बी 50% इसमें से एक्सपीरियंस को रिमूव कर दिए जाते हैं अगर आप 147 से हैं तो. ओके तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये देखिए आप थोड़ा सा एक को मैं लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि मान लीजिए B1.1 में है तो B1.1 में आपकी लाइसेंसिंग है और आप A1 में चाहते हैं, रुकिए मैं कवर करता हूँ. देखिए B1.1 है और A1 में आप चाहते हैं लाइसेंसिंग तो देखिए नन आपके लिए कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं मांगा है. और अगर आप A2 में चाहते हैं तो देखिए आपको 6 मंथ की एडिशनल रिक्वायरमेंट मांग की कर रहा है. अगर आपको A4 में चाहिए तो देखिए यहाँ पे 6 मंथ की फिर एडिशनल रिक्वायरमेंट. और B1 में है और B1 में चाहिए तो नो रिक्वायरमेंट. आप तो B1 में ही काम कर रहे हैं तो फिर कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत रहती नहीं है. B1.2 में अगर चाहते हैं तो 6 मंथ की. वही चीज़ें बार बार रिपीट किया हुआ है, आप चीज़ों को देख सकते हैं. मान लीजिए B2 से हमें B1 में जाना है, A1 में जाना है तो देखिए 6 मंथ की. B2 से A2 में तो 6 मंथ की. B2 से A3 में तो 6 मंथ की रिक्वायरमेंट एडिशनल रिक्वायरमेंट. B2 से A4 में तो 6 मंथ की. B2 से अगर हमें B1 में जाना है तो हमें 1 ईयर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. ओके हाँ जब भी आपको किसी सब कैटेगरी से किसी दूसरे सब कैटेगरी में चेंजेस चाहिए होता है तो आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, 6 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है. और अगर आप पूरी कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो आपको 1 ईयर की रिक्वायरमेंट होती है. आप सिंपल सा ये समझ सकते हैं. बट B3 के लिए थोड़ा सा अलग है. जैसे कि मान लीजिए हमने कहा B2 से आपको B1 में जाना है तो पूरी कैटेगरी चेंज हो रही है. B2 पूरी अलग कैटेगरी है, B1 पूरी अलग कैटेगरी है तो आपको 1 ईयर्स की रिक्वायरमेंट चाहिए. एंड अगर देखिए और B1.2 से अगर B1.3 में आप चेंज करना चाहते हो तो देखिए आप केवल कैटेगरी नहीं चेंज कर रहे हैं, आप सब कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो आपको ओनली 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है. ओके यस सर. तो ये एक रिक्वायरमेंट्स की चार्ट है जो यहाँ पे दी गई है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है. आप इसे लर्न भी कर सकते हैं. वैसे इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि आपके लिए इतने ये लाइसेंसिंग के बाद के काम है, सो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए. कुछ पॉइंट्स पूछ लेते हैं. ओके ओके हम अपने फिर बैक टॉपिक पे आते हैं जो भी थी. मैं सेशन को बंद करके फिर स्टार्ट करूँ क्योंकि आफ्टर मिनट इसका 40 मिनट वो लिमिटेशन है, लिमिट पे फिर ये क्लोज हो जाता है. ओके तो बंद करके स्टार्ट करता हूँ सेशन को. ओके ओके सर. या जस्ट मैं आपको शेयर करता हूँ, आप लोग फिर कनेक्ट कीजिए. सो हमने आपको बता दिया कि एक्सटेंशन का टेबल कौन सा है. आप लोग उससे देख के आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं. ओके वो बहुत इजी है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग लाइंस नहीं है. ओनली 6 मंथ्स 1 ईयर्स की रिक्वायरमेंट की मांग कर रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं कैटेगरी एंड सब कैटेगरी को देख करके. ओके आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? यस सर. ओके सर ओके ठीक है. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका पॉइंट बी हो गया. पॉइंट सी ये कहता है द एक्सपीरियंस शैल बी प्रैक्टिकल एंड इन्वॉल्व विद रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंटेनेंस टास्क ऑन एयरक्राफ्ट. नथिंग इज
वो एक्सपीरियंस की जो भी मांग कर रहा है वो कह रहा है कि वो उस स्क्रिप्ट होना चाहिए जो ऑपरेटिंग हो एक तरह से, और क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंटेनेंस टास्क नॉट इज इम्पोर्टेंट। एंड पॉइंट डी आप देख लीजिए, पॉइंट डी क्या कहता है, एटलीस्ट 1 year ऑफ द रिक्वायर experience shall be recent maintenance experience on aircraft of the category or subcategory for which initial aircraft maintenance engineer license is sought. For subsequent category and subcategory additional to an aircraft maintenance license engineer, addition recent maintenance required may be less than 1 year but shall be at least 3 months. ये लाइन क्या कह रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि कम से कम 1 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, रिसेंट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कह रहा है होनी चाहिए 1 years की ऑफ द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी के लिए। अगर आपको इनिशियल इशू करना है लाइसेंस को, अगर इनिशियल इशू करवानी है आपके लाइसेंस को, तो मिनिमम कह रहा है कि एटलीस्ट 1 year आपका रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप 4 साल पहले काम करके आए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं हम एप्लीकेशन अब करेंगे, हमें लाइसेंसिंग चाहिए, ऐसा नहीं है। ओके, आपको इनिशियल में कह रहा है कि मिनिमम 1 year एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए आपको इनिशियल इशू के लिए, लाइसेंस के इनिशियल इशू के लिए, कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी के लिए। ओके, हेलो। यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर सारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं और ये है कि आपने 3 साल पहले काम किए हैं और आज आप आ रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, तो ये कह रहा है कि नहीं, तब ऐसा नहीं होगा। आपको उसी प्रेजेंट टाइम में जब आप अप्लाई कर रहे हैं इनिशियल इशू के लिए लाइसेंस फर्स्ट टाइम में, तो आपको 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिसेंट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस। ओके, वही लाइन ये कह रहा है। ओके, फिर कह रहा है किसी भी सब्सिक्वेंट कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी के एडिशन करना है, मतलब कि एक्सटेंशन करना है अपने लाइसेंस को। जैसे कि आपके पास लाइसेंस है और आपको फिर ऐड करना है सब कैटेगरी को, तो कह रहा है तब भी आपको एडिशनल मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लेकिन 1 year नहीं, 1 year से कम, लेकिन 3 months 3 month की आपके पास एडिशनल और रिसेंट मेंटेनेंस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। ओके, आपकी लाइन समझ में आ रही है? मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं और आप इनिशियल इशू चाहते हैं, फर्स्ट लाइन जो कह रही है, अगर आप इनिशियल इशू चाहते हैं लाइसेंस की, तो आपके पास रिसेंट में 1 साल का मेंटेनेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, इनिशियल इशू के लिए। और अगर आपके पास लाइसेंस है और आप एक्सटेंड कर रहे हैं किसी कैटेगरी में, सब कैटेगरी में, तो आपको 1 साल के लिए रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, रिसेंट रिक्वायरमेंट। वो कह रहा है कि कम से कम आपके पास 3 months का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, 3 months का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, आपको ये बात समझ में आई? यस सर। ओके सर ओके, हाँ बोलिए। मतलब B1.1 में है तो या 6 month का एक्सपीरियंस चाहिए अपने फील्ड में, हाँ, हम दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। या आप किस सब कैटेगरीज में, ना कि B2 में। आपको B2 में आने के लिए 1 year की एक्सपीरियंस चाहिए एडिशनल। सब कैटेगरी में जाने के लिए आपको 6 month की रिक्वायरमेंट की होती है। सर हमेशा के लिए जाना होता है क्या, या बस वो 6 नहीं, month के बाद जाएं? और अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ये इतना आसान समझते हैं। Additional होता है ना सर? रुकिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग एक्सटेंशन नहीं समझ रहे हैं। एक्सटेंशन में ये होता है कि आप B1.1 में हैं, आपने बहुत अच्छे से काम किया, बट आपको अब मन नहीं है B1.1 में, आप चाहते हैं कि हाँ आप B2 के इंजीनियर बने। ओके, तब आपके लिए ये रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि सबको करना है एक्सटेंशन, सब क्यों करेंगे भाई? अगर आपके पास लाइसेंस है B1.1 में और आप उसके साथ खुश हैं, तो आप क्यों चेंज करेंगे लाइसेंस अपना? और लाइसेंस चेंज करना एक रिस्क का काम है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब आप अपनी लाइसेंस, नहीं होता है सर। नो, आपके पास B1 दो के साथ नहीं, B2 भी। नो, आपको एक लाइसेंस DGCA को सबमिट करने पड़ जाएंगे। यहाँ पे रिस्क है। अगर आप, नया license हाँ, additional नहीं, एडिशनल नहीं होगा।
आपको जो प्रायर जो पहले वाली लाइसेंस होती है वो आपको DCA को सबमिट करने पड़ते हैं, देन आप अगेन दूसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सर एक्सटेंशन का मतलब तो जैसे हमको ए आता है तो उसे हम देखिए दो तरह से सुनिए, एक्सटेंशन में आप नहीं समझ रहे हैं। एक्सटेंशन दो तरह से होती है, एक कैटेगरी में होती है, एक सब कैटेगरी में होती है। ओके, अगर आप सब कैटेगरी में कर रहे हैं तो वो ऐड कर रहे हैं ना, तब तो आपके पास वही लाइसेंस है। बट आप सब पूरी कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो आपके पास वो लाइसेंस नहीं होगी। दोनों ही केस में आपको लाइसेंस सबमिट करने पड़ते हैं। अगेन न्यू लाइसेंस तो इशू होगा ही होगा, लेकिन कैटेगरी अगर आप चेंज करते हैं तो आपके पास वो पुराने वाले प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। आपको अब उस जिस पे आप चाहते हैं अब उसके प्रिविलेज मिलेंगे। जैसे कि B1.1 से हैं और आपने B2 के लिए आप अप्लाई किया तो आपका B1.1 का लाइसेंस DCA वापस ले लेगा। ओके, एंड B2 की लाइसेंस को इशू करेगा। हेलो, यस सर या और ये लाइसेंस एक्सटेंशन क्यों करना है? क्योंकि आप दूसरा लाइसेंस चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि B1.1 में काम करे। जैसे कि आप B2 के हैं तो आप नहीं चाहते कि आप B2 में काम करें, आप B1.1 में चाहते हैं लाइसेंसिंग, तो आप पूरी कैटेगरी को चेंज करेंगे। सर या बोलिए। सर ड्राइविंग लाइसेंस तो जैसे हम लोग बाइक करने लिए लाइसेंस तो ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आते हैं अगर ये ड्राइविंग नहीं है। सर, लेकिन एक्सटेंशन तो मतलब दोनों में सेम होना चाहिए। नो, ये ड्राइविंग नहीं है, ये सर्टिफिकेशन की बात होती है। आप काम किस पे कर रहे हैं? यहाँ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, वो ड्राइविंग है। ओके, ये मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है और ड्राइविंग है, इसमें बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इसका एक्सटेंशन उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। अभी एक्सटेंशन का एक और रूल आएगा जहाँ पे ये बताएगा आपको। ओके, एक बार सर फिर से वाला बताइएगा तो ये वाला सर। एक्सटेंशन की बात बताएं आपको हम। यस सर। ओके, मैंने ये कहा कि आप एक्सटेंशन क्यों करते हैं? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप B1.1 में काम करें। अब आप चाहते हैं कि B2 में आप काम करें। अगर आप चाहते हैं B2 में काम करें तो आप क्या करेंगे? इसको हम कहते हैं सब कैटेगरी में एक्सटेंशन करना। तो आप एक्सटेंड करेंगे और उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ओके, तो आपकी प्रिविलेज बढ़ेगी। लेकिन आप अगर पूरी कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपकी जो फर्स्ट प्रिविलेज थी वो आपके पास नहीं रहेगी। ओके, नहीं तो आप ये करेंगे कि आप B2 के लिए भी सर्टिफिकेशन मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो हमारा सर बेसिकली जब फर्स्ट रहा था उसका तो मेरे पास रहेगा ना? नो, अगर आप पूरी कैटेगरी हाँ, अगर आप उसी के सब कैटेगरी में जा रहे हैं तो वो आपका रहता है। ओके, आपने किसी भी लाइसेंस इंजीनियर की स्थिति में जाएंगे तो बी वाला प्रिविलेज हट जाएगा। या अगर आप B2 में जाते हैं एक्सटेंशन करते हैं तो आपका वो पूरी फ्रेश लाइसेंस इशू होगी B2 के लिए। ओके, अगर आप टाइप रेटिंग चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए B1.1 में ही हैं आप, लेकिन आप दूसरे अलग अलग टाइप एयरक्राफ्ट पे रेटिंग लेते हैं तो लाइसेंस तो आपका B1.1 का ही है, बस आप एयरक्राफ्ट चेंज कर रहे हैं तो वो सारी एयरक्राफ्ट की रेटिंग आपको मिल जाएगी। वो एक अलग चीज़ है, वो भी एक वो एडिशन है। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन है। अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो आपको फर्स्ट जो आपके पास प्रिविलेज है वो DCA आपसे ले लेगा। आप जो प्रिविलेज लेना चाहेंगे फिर आपको वही प्रिविलेज मिलेगी। ओके, या तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर B1.3 में जो स्टूडेंट हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि फील्ड के अकॉर्डिंग उनको नहीं लगता है कि B1.3 में इतने चांसेस हैं हमारे जॉब के, तो वो इसलिए फील्ड में थोड़े समय तक काम करते हैं और उसके बाद वो एक्सटेंड कर जाते हैं B1.1 में, क्योंकि उनको नहीं चाहिए B1.3। ओके, उनको नहीं लगता है कि B1.3 का शायद फ्यूचर अच्छा है या फिर कुछ, या फिर उनका मन नहीं होता है। वो चाहते हैं कि हम इंजन पे काम करें, एरोप्लेन पे काम करें, ना कि हेलीकॉप्टर पे। सो वो एक्सटेंड करते हैं अपने लाइसेंस को। तो अब ये नहीं है कि आपने एक्सटेंड कर लिया तो आप फिर से जाके हेलीकॉप्टर पे काम करेंगे। नो, आपकी प्रिविलेज आपसे ले ली जाएगी। ओके, या ये ड्राइविंग नहीं है, यहाँ पे बहुत अंतर है। यहाँ पे केवल DCA का रूल चाहता है और ये खेल नहीं है लाइसेंसिंग करना और हटाना और एक्सटेंड करना। बहुत मुश्किल से तो लाइसेंसिंग होती है किसी की, और ऊपर से एक्सटेंशन का सोचना वही आदमी सोच सकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो
और पेशेंस हो एक तरह से, ये पेशेंस का काम है, क्योंकि आपके लाइसेंस खतरे में है। और अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं और आपने लाइसेंस दे दिया DCA को, वो तो लाइसेंस DCA को चला जाएगा। और अगर आप फिर नेक्स्ट वाले जो एडिशनल रिक्वायरमेंट की हम मांग किए हैं, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आपका फर्स्ट वाला लाइसेंस तो नहीं मिलेगा ना आपका, क्योंकि आपने तो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था। तो रिस्क है यहाँ पे। हेलो, हाँ, तो यहाँ रिस्क है। इट्स नॉट वेरी इजी प्रोसेस। आप लोग ये मत समझिए कि ये खिलवाड़ है एक्सटेंशन करना लाइसेंस। इट्स नॉट वेरी इजी प्रोसेस। ओके, CAR की लाइन है तो आपको लगता है कि सुन के कि ये तो बहुत आसान है, हम B1.1 से B2 में चले जाएंगे ना। इट्स नॉट वेरी इजी। इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट, पेशेंस, परफॉर्मेंस, सारी चीज़ें होनी चाहिए, मोटिवेशन, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए आपको ह्यूमन फैक्टर एंड CAR की गुड नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है, फील्ड में क्या नहीं करना है, आप किस पे काम करना चाहते हैं, किस पे काम नहीं करना चाहते हैं, आपकी मेंटल थिंकिंग क्या है। ओके, ये सारी बातें होती रहेंगी। हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। जो पॉइंट D है वो देखिए, 12 year practical aircraft maintenance experience gained outside a civil aircraft maintenance environment shall be accepted as equivalent to requirement laid down in point A and point 2. पॉइंट A में जो पॉइंट A थी, जो फर्स्ट वाली थी, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसमें जो पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है, उसके अकॉर्डिंग इसको रेलिवेंट माना जाएगा। किसको? एटलीस्ट इन द रेलिवेंट कैटेगरी सप्लीमेंट बाई एटलीस्ट 1 year ऑफ रिसेंट एक्सपीरियंस सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। देखिए, ये बोल रहा है कि अगर आप किसी आउटसाइड सिविल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में काम किए हो, गेंड आउटसाइड मतलब कि जैसे कहते हैं मिलिट्री आर्म्स को, कोस्ट गार्ड को आई थिंक नहीं मिलता है शायद, मिलिट्री को जो एयरफोर्स के होते हैं उनको ये रिक्वायरमेंट मिल जाती है कि वो लाइसेंसिंग करा सकते हैं। अगर एयरफोर्स के जो स्टूडेंट जो भी हैं, जो एरोप्लेन पे काम किए हैं, हेलीकॉप्टर पे काम किए हैं, तो अगर वो यहाँ पे बता रहा है कि अगर उनके पास 12 year का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, सिविल में नहीं, कॉमर्शियल इसमें नहीं, और उधर बाहर आउटसाइड सिविल में अगर उन्हें रिक्वायरमेंट है ऐसे प्रैक्टिकल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम किए हैं, तो वो उनकी जो अगर उनके पास 12 year का एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है, तो ये कह रहा है उनको भी लाइसेंसिंग हो सकती है और उनको एज अ माना जाएगा। किस तरह से माना जाएगा? तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग उनके एक्सपीरियंस को लिया जाएगा। मतलब कि उन्हें एडिशनल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर वो B1.2 में, B1.4 में, B3 में, या फिर वो B2, B1.3 एंड B1.1 में अगर वो लाइसेंसिंग चाहेंगे सिविल एयरक्राफ्ट मतलब सिविल एविएशन में आके, तो उनको ये लाइसेंसिंग मिल सकती है या फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर उनके पास आउट ऑफ सिविल से उनके पास एक्सपीरियंस है अगर एयरफोर्स में, जैसे कि आई थिंक मुझे केवल एयरफोर्स का पता है, नेवी का भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है, उनको भी शायद मिल जाता है यहाँ पे। ओके, आपको ये पता है बात? हेलो, नहीं पता है तो हाँ, तो आप जैसे मैं आपको बता दूँ, हमारे जो 2 टीचर हैं लोग, वो एयरफोर्स से हैं और उन्होंने आफ्टर एयरफोर्स में जब उन लोगों ने 20 years काम कर लिए, तो वो फिर DCA मॉड्यूल के लिए अप्लाई किया। और मतलब उस टाइम DCA मॉड्यूल नहीं चलती थी, DCA की पेपर चलती थी, तो उन लोगों ने DCA पेपर्स के लिए अप्लाई किया और फिर उन लोगों ने एग्ज़ाम दे करके मॉड्यूल क्लियर करके यहाँ पे आके टीचर बन गए। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट दी जाती है आउट ऑफ सिविल सर्विस। अगर आप लेकिन आउट ऑफ सिविल से अगर आप लेकिन वहाँ पे काम किए हैं एयरक्राफ्ट पे, देन बस मुझे ये पता है कि एयरफोर्स को ये प्रिविलेज है, बट ये नहीं पता है कि नेवी में किस टाइप के ऑफिसर को ये प्रिविलेज है, ये हमें नहीं पता है। आर्म फोर्स, हाँ, आर्म जो फोर्स होते हैं, आर्म फोर्स, उनको भी ये प्रिविलेज दी गई है। वो भी कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 10 years उनके पास एक्सपीरियंस हो। और अगर 12 year एक्सपीरियंस हो उनके पास, ये कह रहा है कि अगर आपके पास 12 year एक्सपीरियंस हो, एयरक्राफ्ट पे एक्सपीरियंस हो, तो आपकी लाइसेंसिंग हो सकती है, क्योंकि आपके ये जो 12 year का एक्सपीरियंस है वो कैटेगरी 1 में जो रिक्वायरमेंट मांगा है B1.1, B2, B1.3 या फिर B1.2 एंड B1.4 और B3 के लिए, उसके इक्विवेलेंट माना जाएगा आपके एक्सपीरियंस को। ओके, या देन आप इसको एक बार रिपीट करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे हमने आपको एक्सपीरियंस से रिलेटेड बता दिए हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा।
सो डोंट टेक सीरियस, फ्री माइंड होकर पढ़ लीजिए। देन आप इसको रिवीज करेंगे तो आपको सारी रिवीजन जब भी करेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पॉइंट एफ देखिए, एक्सपीरियंस शैल हैव been acquired within the 10 years preceding the application for an aircraft maintenance license or additional category or subcategory such as license, notwithstanding to this aircraft maintenance experience gained in defense environment in preceding 15 years shall be acceptable। देखिए यहाँ पे डिफेंस की बात किया है। अगर आपके पास डिफेंस में रिक्वायरमेंट है 10 ईयर्स की तो आप इसमें सिविल में आप आ सकते हैं या फिर आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी के लिए हमने कहा था 10 ईयर्स की बात। तो देखिए यहाँ पे 10 ईयर्स की बात हुई है, तो वही हमारे जो सर लोग हैं वो जैसे उन लोग का 10 ईयर्स एयरफोर्स में फ़ाइनल हुआ था, 2 टीचर हैं हमारे जो एयरफोर्स से हैं, उनका 10 ईयर्स फाइनल हुआ था, तो वो सर बताते हैं कि उन लोगों ने DGCA पेपर दी थी AME की, और उसके बाद वो लोग एयरफोर्स छोड़ करके जब उनका फाइनल हो गया होगा एयरफोर्स 20 ईयर्स, तो उन लोगों ने शायद एयरफोर्स छोड़ के यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में वो आप पढ़ाते हैं। तो ये प्रिविलेज है, देखिए एयरफोर्स को भी प्रिविलेज है डिफेंस इन्वायरमेंट में अगर हम काम किए हैं तो, या फिर प्रीसीडिंग 15 ईयर्स भी एक्सेप्टेड, 15 साल तक काम किए हैं तो आपको ये रिक्वायरमेंट है। और अगर आप किसी एयरप्लेन पे काम किए हैं 12 साल आउटसाइड ऑफ अ सिविल सर्विस, फिर तब तो आपकी लाइसेंसिंग हो ही जाएगी। आपको पेपर्स की रिक्वायरमेंट की बात तो नहीं कर रहा है यहाँ पे, आपकी लाइसेंसिंग की बात कर रहा है कि आपको इक्विवेलेंट कैटेगरी ए और कैटेगरी बी जो भी पीछे हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ली जाएगी। ओके, आप उन लोगों ने कंप्यूटर नंबर अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, एक AME स्टूडेंट 147 बेसिक लिख रहा होगा, एक लिख रहा होगा कि डिफेंस, आपको पॉइंट वो मिला था। हेलो, हाँ, तो वही है रिक्वायरमेंट, इसीलिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट किया है कि अगर आप डिफेंस में हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर नंबर के लिए, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि ये मांग कर रहा है 10 ईयर्स की। ओके, देन आपके पास अगर 10 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप एप्लीकेशन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए कर सकते हैं, एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। या फिर अगर आपके पास 10 ईयर्स की एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर लीजिए, और कंप्यूटर आप डिफेंस से हैं तो कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं, तो कंप्यूटर नंबर के लिए अप्लाई कर लीजिए और आप मॉड्यूल एग्जामिनेशन देके अगर आप डिफेंस छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप अगर 10 ईयर्स आपके पास है और एक्सपीरियंस हो गया डिफेंस में तो आप डायरेक्ट ये कह रहा है लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस, या फिर कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, या सारी लाइन्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। यस सर, इसमें इसलिए क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा ज़्यादा लाइसेंसिंग एंड एक्सपीरियंस की बातें हो गई हैं तो थोड़ा बहुत आपको बर्डन हो सकता है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है, ये थोड़ा सा है। नेक्स्ट भी यही सारी चीज़ें हैं, लाइसेंसिंग की चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कोई नहीं, आप लोग इसे रिवाइज करेंगे। CR एक ऐसी चीज़ है जिसको आप रिवाइज करेंगे रेगुलर बेसिस पे, जब भी आपका मन हो, जो आपका शेड्यूल हो स्टडी का, उसके अकॉर्डिंग आप इसे रिवाइज करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आता है। देखिए कन्वर्जन प्रोसेस देखिए यहाँ पे दी गई है, मैंने कहा है कि अभी देखिए नेक्स्ट में आपको पूरे अच्छे से कन्वर्जन के बारे में बताएगा ये पूरा। तो देखिए ये कन्वर्जन की बात कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ लाइसेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें कल हम बात करेंगे फिर से अगेन, और अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स आ रहा हो तो आप पूछ लिया कीजिए। ओके, सो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा जो भी हमने पढ़ा है, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, या ओके, यहाँ पे जो नए लोग हैं ना, आई थिंक कोई नया नहीं है, सब लोग ने क्लास लिए पहले, है ना। ओके, देन बाय, एंड 7:50 पे आपका मॉड्यूल 9 की क्लास स्टार्ट होगी, आपको लिंक शेयर करेंगे हम। देन आप लोग जो मॉड्यूल 9 की क्लास लेते हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर जो चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके ओके, देन बाय, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम।